कमरे में नाइट बल्ब मौजूद था। उसे जलाकर मैं दोबारा सोने के लिए लेट गई, लेकिन मुझे अब नींद कहाँ आनी थी। इतने घंटों तो मैं सो गई थी, सो नींद तो दूर दूर तक आसार नहीं नजर आ रहे थे। मैं लेटी लेटी दोबारा फ़ोन इस्तेमाल करने में मसरूफ़ हो गई। अप्पी का मैसेज आया था। उन्होंने पूछा था, खुशबू तुमने खाना खाया? उनके मैसेज के जवाब में मैंने जी लिख दिया। अपनी असल परेशानी तो मैंने उनको भी नहीं बताई थी और ना बता सकती थी, क्योंकि वो वहाँ बैठकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होंगी। उन्हें अगर ऐसा बता देती तो और ज़्यादा फिक्र में हो जाती। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ देर गुजर गई तो मैंने सोचा मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लेट सोती तो सुबह लेट उठती और ये बात सालेहा आंटी को जब मालूम पड़ती तो उन्हें भी नामाकूल गुजरती, क्योंकि ये घर मेरा अपना थोड़ी था जहाँ मैं जब चाहती सोई रहती और जब चाहती जाग जाती। फ़ोन साइड टेबल पर रखकर मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे तन्हा नींद नहीं आ रही थी। बचपन से मैं घर वालों के साथ ही सोई थी और आज पहली दफ़ा था मैं इतने बड़े कमरे में अकेली थी। खिड़की के पार देखने पर कदरे उजाला दिखाई दे रहा था, क्योंकि लॉन में चांद की रोशनी मौजूद थी, बिल्कुल मध्यम। मैं बंद दरीचे के कांच से बाहर देख रही थी। मुझे यकायक यूं लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के करीब आकर खड़ा हो गया है। मैं फौरन उठकर बैठ गई। वो कोई मर्द था जो मुझे अपने इस कमरे की खिड़की के बाहर नजर आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो मुझे ही देख रहा है। वो वाज़ेह कमरे में झांकना चाह रहा था और झांकता हुआ मुझे नजर आ रहा था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, कौन? खौफ से मैंने पूछा था। जाने क्यों मुझे खौफ सा आने लगा था। इतने बड़े कमरे में मैं अकेली थी, सो वहशत का होना बनता ही था। जैसे ही मैंने उससे पूछा कि वो कौन है तो वो वहाँ से अचानक हट गया। अब खिड़की के बाहर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर तो मैं तशवीश में मुब्तला रही कि खिड़की के बाहर जो शख्स था वो आखिर कौन था, लेकिन फिर सोचा शायद सालेहा आंटी का बेटा आबान होगा। थोड़ी देर बाद मैं वाकई नींद की वादियों में गुम हो गई थी। सुबह शुक्र है जल्दी ही मेरी आंख खुल गई थी। मेरे कमरे में खुद ही सालेहा आंटी आ गई थी। वो मुझे लॉन्ज में ले आई जहां नाश्ता तैयार था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंटी, आबान भाई और उरूसा कहाँ हैं? मैंने उनसे नाश्ते के दौरान पूछा तो वो कहने लगी, आबान और उरूसा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आंटी की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अगर आंटी के बच्चे यहाँ मौजूद नहीं थे तो जिसे कल रात मैंने कमरे की खिड़की के बाहर देखा था वो कौन था? मेरे पसीने छूट गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ खुशबू, तुम ठीक तो हो ना? मेरी जर्द पड़ती हुई रंगत को देखकर उन्होंने पूछा था। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और एजाब में सर हिला दिया। शायद यहाँ का कोई सर्वेंट होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी और बहुत जल्द नॉर्मल भी हो गई, लेकिन इसके पीछे का राज क्या था ये मैं नहीं जानती थी। नाश्ता करके मैं वापस अपने कमरे में चली आई। अब मुझे लॉन्च का रास्ता याद हो गया था। कमरे में बैठकर कुछ देर मैंने अम्मी और गजाला बाजी से फ़ोन पर बात की और फिर उसके बाद मैं सालेहा आंटी के कमरे में चली गई। उनका कमरा भी बहुत बड़ा और खूबसूरत था। खुशबू, मैं किसी काम से शाम तक के लिए बाहर जा रही हूँ बेटा, तुम रेस्ट कर लो। वैसे घर में मेट्स भी हैं, तुम किसी से दोस्ती भी कर सकती हो। वक्त गुजारने के लिए तुम्हें दोस्ती करना ज़रूरी है बेटा, सालेहा आंटी ने बता दिया। थोड़ी ही देर में वो घर से जा चुकी थी। अभी तक मुझे यहाँ कोई एक भी मेड्स नज़र नहीं आ रही थी। चलो इस घर का जायज़ा लेते हैं, मैंने सोचा, और वक्त गुजारी के लिए मैंने घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया और फिर ग्राउंड फ्लोर का जायज़ा लेने लगी। मैं जिस भी कमरे में दाखिल हो रही थी वो निहायत ही दिलकश और दिलनशीन था। मैं सोचने लगी, काश ये घर हमेशा के लिए मेरा हो जाता, लेकिन ये सोचकर मैं उदास भी हो गई कि ऐसा मुमकिन थोड़ी ना है। यूं ही कमरों का जायज़ा लेते लेते मैं आखिरी वाले कमरे में आ गई। इस कमरे में दाखिल होते ही अंधेरे ने मेरा इस्तकबाल किया। बाकी सब कमरे तो रोशन थे, लेकिन यहाँ तारीकी का राज था। इस कमरे में रोशनदान या खिड़की भी नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर मामूली सी भी रोशनी नहीं थी। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए तो ये ख्याल आया था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तजस्सुस ने मेरी राह में हाइल हो गया। सो मैंने इरादा किया कि मैं इस कमरे को देखे बिना तो नहीं जाऊंगी, यहाँ से हरगिज़ नहीं जाने वाली। खैर मैंने कमरे का स्विच बोर्ड टटोला और लाइट जलाई। जो मंजर मैंने उस कमरे में देखा, मेरी जान हलक में आ गई। मैं फ़ौरन बत्तियां बुझाकर उस कमरे से भागी थी। मैं लॉन्ज में पहुंची और लंबी लंबी सांस लेने लगी। मिस खुशबू, काफ़ी हाँफ रही हैं आप तो। अचानक से एक लड़की जो मेट्स थी
मेरे सामने आकर पूछने लगी। जी। बेसाख्ता मैंने इकरार में सर हिला दिया। वो किचन में चली गई थी। मेरी आंखों के सामने वही मंजर चलने लगा जो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। शायद मुझे सालेहा आंटी से पूछना चाहिए था। मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम होने में अभी काफ़ी देर थी। वो मेड्स जिससे सफ़ेद रंग का एक यूनिफॉर्म पहन रखा था, मेरे लिए एक बड़ा मग गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर वो आ गई। मैंने भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग पकड़कर टेबल पर रख दिया। जब भाप उड़ना बंद हो गई तो मैंने कॉफ़ी के मग को लबों से लगाया और कुछ ही देर में कॉफ़ी ख़त्म कर ली। खाली मग मैंने मेड को पकड़ा दिया था। वो वापस किचन में चली गई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गई थी। मैंने सोचा आंटी के आने तक तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मुझे कमरे में वापस चले जाना चाहिए और किताब पढ़ लेनी चाहिए। अपने कमरे में आकर मैंने इंग्लिश की बुक खोल ली और पहला चैप्टर बटन बटन पढ़ने लगी। मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर गुजर गई। दोपहर के 4 बज गए थे। मुझे अब भूख सताने लगी है। मेड से खाने का जाकर पूछती हूँ। यकीनन उसने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। मैंने खुद कलामी की और उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में वो मेड मौजूद ही नहीं थी। मैं हैरान हो गई, लेकिन फिर सोचा शायद यहाँ सर्वेंट का क्वार्टर होगा या फिर कोई रहने की जगह होगी। वहीं होते होंगे बेचारे, इसलिए वो मेड अपने क्वार्टर में चली गई होगी। मेड की मदद लेने की बजाय मैं खुद ही खाना ढूंढने लगी। फ्रिज से मुझे सैंडविच और पिज़्ज़ा मिल गया था। मैंने उससे ओवन में गर्म किया। उसके बाद बेसाख्ता मेरी निगाह स्लीप पर पड़ी गाजर और बंद गोभी पर पड़ गई। सलाद के बगैर मुझे कुछ भी खाने का मज़ा नहीं आता था। अपने गांव में भी मैं खाने के साथ सलाद लाजमी लेती थी। मैंने किचन में छुरियाँ ढूंढना शुरू कर दी। जैसे ही छुरी उठाई और बंद गोभी और गाजर धोने के बाद प्लेट में उन्हें काटने लगी, सोचते हुए मेरा ध्यान दोबारा से उस कमरे की ओर चला गया जहां मैंने अजीबोगरीब चीज़ों का नज़ारा कर लिया था। वहां दीवार पर मैंने अंकल आंटी उरुसा और आबान की बड़ी बड़ी तस्वीर देखी थी जो दीवार के साथ नस्ब थी, लेकिन उन तस्वीर पर सुर्ख रंग से यानी लाल रंग से क्रॉस का काट का निशान लगा हुआ था। इसके अलावा वहाँ इंसानी खोपड़ियाँ थी और ढांचे भी बड़े बड़े थे। इसके साथ साथ वहाँ कुल्हाड़ी, चाकू, छुरियाँ और खंजर वगैरह भी मौजूद थे। कुछ मज़ीद डरावनी अशकाल वाली पेंटिंग्स भी थी। इन्हीं चीज़ों ने मुझे खौफजदा किया था और मैं वहाँ से भागकर निकल आई थी। मेरी सोचों का तसलसल तब टूटा जब मेरी नज़र बेसाख्ता प्लेट पर पड़ी। मेरे लबों से फलक शिगाफ चीख निकल गई क्योंकि प्लेट में खून मौजूद था। ये खून मेरे ही अंगूठे से निकला हुआ था। सारी सलाद खून में नहा गई थी। मैं हैरान रह गई कि छुरी इतनी बुरी तरह से मेरा अंगूठा काट गई, लेकिन मुझे पता तक न चला और खून भी निकल रहा था। लेकिन इसके बावजूद मुझे ज़रा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। आखिर ये कैसे? जैसे ही मेरी चीख सुनी, मेड्स भागी भागी किचन में आ गई थी। ओह नो मैम, आपका तो बहुत खून निकल रहा है, वो परेशानी से बोली। मुझे भी अपना मुसलसल बहता खून देखकर परेशानी हो रही थी। जल्दी से मेड मुझे करीबी क्लिनिक में ले गई और वहां जाकर मेरी पट्टी हुई। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।